नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी में एक धारावाहिक है जो आज़ादी के बाद से लगातार चल रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि इसमें समय समय पर नए पुट जोड़े जाते हैं, नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं। शुरुआत हुई जवाहरलाल नेहरू के समय से। जवाहरलाल नेहरू देश के उस समय सबसे कद्दावर नेता थे सरदार पटेल के निधन के बाद, और देश के प्रधानमंत्री भी थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। रहने वाले भले ही उनका परिवार जम्मू कश्मीर का था, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी राजनीतिक कर्मभूमि उत्तर प्रदेश थी, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने कभी किसी मुख्यमंत्री को, जब तक वो रहे 1964 तक, किसी मुख्यमंत्री को उसका निर्वाचित कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। इतनी असुरक्षा की भावना, दरअसल इस गांधी परिवार की ये विशेषता है कि अंदर से बहुत असुरक्षित महसूस करता है। इसके लिए दूसरों को जो है वो हमेशा जो है असुरक्षित करता रहता है। इस परंपरा को इंदिरा गांधी ने जारी रखा और राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया। तो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने तय किया कि बहुत हो गया, अब हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने ही नहीं देंगे, तो ये मौका ही नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई 1989 में। उसके बाद 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी, बहुजन समाज पार्टी की नेता। वो पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 1989 में जनता दल की सरकार बनी, लेकिन जनता दल की टूट के कारण वो सरकार गिर गई मुलायम सिंह यादव की। 91 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कल्याण सिंह के नेतृत्व में, भाजपा की। उसको कांग्रेस ने गिरा दिया। 6 दिसंबर की घटना के बाद 4 राज्यों की सरकार बर्खास्त की, चुनी हुई सरकार कांग्रेस पार्टी ने। तो सरकारों को गिराना और अपने मुख्यमंत्रियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटते रहना, ये कांग्रेस पार्टी का शौक है। और दूसरा काम वो करते हैं कि अपने मुख्यमंत्रियों को, अगर वो बहुत ताकतवर हो तो उसको अपमानित भी करते हैं। इसका सिलसिला इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुआ। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के समय भी हुआ, लेकिन उस समय जो है बातें इतनी खुलकर आती नहीं थी। आपको याद होगा कि 1982 में आंध्र प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुनने का समय आया। मैं एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ, आर.के. लक्ष्मण जो देश के मेरी नज़र में सबसे बड़े कार्टूनिस्ट थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कार्टून बनाते थे, फ्रंट पेज पर आता था उनका कार्टून। उन्होंने एक कार्टून बनाया था कि इंदिरा गांधी हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरी हैं, सारे विधायक लाइन से खड़े हैं कांग्रेस के, और जैसे परेड का निरीक्षण किया जाता है उस तरह से कर रही हैं, और एक जगह रुक के कहती हैं, हे यू, व्हाट्स योर नेम, यू विल बी द नेक्स्ट सीएम। ये इस तरह से चुना जाता था कांग्रेस का मुख्यमंत्री। टी अंजैया मुख्यमंत्री बने। तो कांग्रेस में ये सिलसिला लगातार जारी रहा। राजीव गांधी ने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री को अपमानित करने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो में आपको कर्नाटक के संदर्भ में बता चुका हूं कि किस तरह से वीरेंद्र पाटिल को अपमानित किया। एयरपोर्ट पर घोषणा की कि 4 दिन में नई सरकार बनने वाली है। उस समय की सबसे ज़्यादा बहुमत वाली सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, वीरेंद्र पाटिल के नेतृत्व में, और उनको स्ट्रोक हो गया था। वो बीमार थे, अस्पताल में थे या घर पर ही इलाज हो रहा था। ऐसे समय में देश का प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की घोषणा करता है, और उनसे कहा गया कि आप विधायक दल की बैठक बुलाइए। वीरेंद्र पाटिल ने मना कर दिया। राजीव गांधी ने अपनी ओर से विधायक दल की बैठक बुलाने का आदेश दे दिया। राज्यपाल भानु प्रताप सिंह थे, उन्होंने कहा कि जब तक विधायक दल का नेता बैठक नहीं बुलाएगा, मैं उस बैठक के में पास प्रस्ताव को मान्यता नहीं दूंगा। और यही संवैधानिक व्यवस्था है कि विधायक दल की या संसदीय दल की बैठक विधायक दल का या संसदीय दल का नेता ही बुला सकता है, और किसी को बुलाने का अधिकार नहीं है। तो मजबूरी में राजीव गांधी को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। उसके बाद बंगारप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया। यही काम सोनिया गांधी ने पंजाब में किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको अंदाज़ा हो गया था जिस तरह से चल रहा था खेल। प्रियंका वाड्रा जिस तरह से सिद्धू को बढ़ा रही थी, सिद्धू रोज़ गाली दे रहे थे, और सिद्धू का हाल अभी हाल ही में उन्होंने बताया कि सिद्धू के पास 2 मंत्रालय थे और रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के खिलाफ बोलते थे।
और कहते थे कि बिजली की व्यवस्था बड़ी ख़राब है, बिजली सप्लाई की स्थिति ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक दिन बुलाया सिद्धू को, कहा कि आप सरकार का हिस्सा हैं, मंत्री हैं और रोज़ सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आपको लगता है कि बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, ये तो चिंता की बात है, मेरे लिए भी चिंता की बात है, तो आपके दोनों विभाग में ले लेता हूँ, बिजली का विभाग आपको दे देता हूँ। वहाँ से सिद्धू निकले और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये होते हैं जिम्मेदारी से भागने वाले, केवल आरोप लगाने वाले, और आरोप सिद्धू लगा रहे थे किसी के इशारे पर। उसके बाद वो दिल्ली गए और उन्होंने सोनिया गांधी से कहा, मीटिंग जब तय हो गई, मिलने गए तो कहा आप कुछ कहें उससे पहले ये मेरा इस्तीफ़ा। तो उन्होंने कहा इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हो, किसी ने तो मांगा नहीं। तो उन्होंने कहा आपके लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने जो प्रभारी थे उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी ऐसा नहीं सुना, और झूठ बोल रहे थे। उसके बाद विधायक दल के सदस्यों को, मतलब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुद का कबूलनामा है, उन्होंने कहा कि उनको सुबह सुबह फ़ोन आया उनके एक विधायक का, एक वरिष्ठ नेता का, कि आपने विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई है। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं बुलाई। किसने कहा? कहा रात भर दिल्ली से विधायकों को फ़ोन आता रहा कि विधायक दल की बैठक होगी। तो विधायक दल की बैठक किस लिए बुलाई जा रही थी? ताकि विधायक दल की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो, उनको विधायक दल के नेता पद से हटाया जाए और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल खत्म किया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने उसी समय गवर्नर को फ़ोन किया, उनसे समय लिया और जाकर इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद आपको मालूम है चन्नी और सिद्धू में क्या हुआ। चन्नी मुख्यमंत्री बने, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उसका नतीजा क्या हुआ? पंजाब कांग्रेस के हाथ से निकल गया। जबकि चुनाव से 6-8 महीने पहले तक सभी कांग्रेस के विरोधी भी मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में वापस आ रही है। लेकिन ये सिलसिला यहीं पंजाब तक रुका नहीं। 2018 में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस जीती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। वहाँ भी यही खेल शुरू हुआ। अब इसमें एक नया आयाम जुड़ गया, आश्वासन का आयाम, वादे का आयाम, कि इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, आपको बाद में बना देंगे, या आपको डिप्टी सीएम बना देते हैं, बाद में आपको सीएम बना देंगे। ये वादा किया गया कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच, उसको पूरा नहीं किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ गए कि आगे क्या होने वाला है और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अपने विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। सरकार गिर गई। 2023 में हारी नहीं, मटिया मेट हो गई, डेसिमेट हो गई कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में। ये उपलब्धि है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हुआ। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में समझौता कराया गया। समझौता कब कराया जाता है? जब आप फैसला लेने और उस फैसले को लागू करवाने की शक्ति न रखते हो। तो दोनों से वादा किया गया कि 2.5 साल आप रहेंगे, 2.5 साल आप रहेंगे। तो भूपेश बघेल का नंबर पहले आया, उन्होंने 2.5 साल बाद इस्तीफा देने से या पद से हटने से मना कर दिया। टीएस सिंहदेव नाराज़ हुए, हालांकि पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उनके इलाके में जो प्रचंड बहुमत मिला था कांग्रेस को, अगले चुनाव में 2023 में सफाया हो गया कांग्रेस का। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी का उसी तरह से सफाया हुआ। उसके बाद राजस्थान में भी अशोक गहलोत बाहर थे, चुनाव पूरा लड़ा, संगठन खड़ा किया सचिन पायलट ने। 4-5 साल तक लगे रहे, गांव-गांव घूमते रहे, और जब पार्टी चुनाव जीत गई तो कहा गया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे, और उनसे कहा गया कि आप डिप्टी सीएम हो जाइए। लोकसभा चुनाव आने वाला था, ये बात 2018 की, 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाला था। कहा गया कि 2019 में हमारी सरकार बनने जा रही है, अशोक गहलोत केंद्र में आ जाएंगे, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। अब आप देखिए, जो होने वाला नहीं है, किस तरह के आश्वासन दिए जाते हैं। ये आश्वासन, ये वादे सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि समस्या को टाला जा सके, क्योंकि समस्या को हल करने की क्षमता नहीं है। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान से भी सत्ता से बाहर हो गई। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उससे पहले पंजाब, ये 4 राज्य जो है कांग्रेस पार्टी केवल गांधी परिवार की गलत नीतियों या गांधी परिवार के अहंकार की संतुष्टि के लिए गंवा चुकी है।
अब ताज़ा मामला है कर्नाटक का। कर्नाटक में यही खेल खेला गया। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी और वो एक तरह से मैन फ्राइडे हैं गांधी परिवार के, और हर मुश्किल में हर समय पर उन्होंने गांधी परिवार की और कांग्रेस की मदद की है। वोकालिगा समुदाय से आते हैं। वोकालिगा समाज के लोगों को लगा कि उनका आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसलिए वोकालिगा समाज के लोगों ने देवगौड़ा, जो उनके सबसे बड़े नेता थे, उनको छोड़कर डीके शिव कुमार का साथ दिया। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद फिर जो है बंदर बांट शुरू हो गई। तय किया गया कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे 2.5 साल के लिए, 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार को बना दिया जाएगा। अब 2.5 साल पूरे हो गए, डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि वादा पूरा कीजिए। वो ट्विटर पर लिख रहे हैं, उसका सीधा मतलब है कि जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए। अब हाईकमान की इतनी हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि कोई फैसला कर सके। न सिद्धारमैया के पक्ष में सीधे सीधे कर सकते हैं, न डीके शिव कुमार के पक्ष में कर सकते हैं। तो हल क्या है? मामले को टालो। कहा गया कि सारा फैसला जो हाईकमान करेगा। हाईकमान का मतलब गांधी परिवार होता है कांग्रेस में। तो हाईकमान की तो ये हैसियत नहीं है कि वो फैसला कर सके। हाईकमान की सिर्फ एक हैसियत बची है, फैसले को टाल सके, और वही किया जा रहा है। तो दोनों नेताओं से कहा गया कि आप लोग नाश्ते पर मिलिए और बातें कीजिए और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि सब ठीक है, सब चंगा है। दोनों ने कर दिया। लेकिन क्या इससे समस्या हल हो गई? कतई नहीं। कर्नाटक की समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक किसी एक के पक्ष में फैसला नहीं होगा। और हल का मतलब ये नहीं कि सरकार बच जाएगी। किसी एक के पक्ष में फैसला होगा, सरकार गिरेगी। और ये जो टालने का सिलसिला है उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। अब इसको ज़्यादा लंबे समय तक टाला भी नहीं जा सकता। तो गांधी परिवार जो पार्टी का हाईकमान है, उसकी इतनी ताकत नहीं बची है कि वो कोई फैसला कर सके, और अगर कोई फैसला करता है तो उसको लागू करवा सके। इसलिए कर्नाटक का खेल अभी जारी है। तो 4 राज्य 2018 से सिलसिला शुरू हुआ, ये वादे का खेल शुरू हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उससे पहले पंजाब, ये 4 राज्य कांग्रेस पार्टी गंवा चुकी है, क्योंकि गांधी परिवार अनिर्णय की स्थिति में है। ये निर्णय ले नहीं पा रहा, और निर्णय जो उसके मन में है उसे लागू नहीं करवा पा रहा है। अब वो समय चला गया जब इमरजेंसी के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को बुलाकर इंदिरा गांधी ने कहा कि इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, अगर यहां इस्तीफा देकर जाऊंगा तो पूरे राज्य का अपमान होगा। आप इस्तीफा चाहती हैं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं यहाँ से लखनऊ जाऊंगा, एयरपोर्ट से सीधे गवर्नर हाउस जाऊंगा, वहाँ इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने वही किया, इस्तीफा तो दे दिया। लेकिन उस समय भी जो मजबूत स्थानीय नेता या राज्य का नेता होता है, उसको हटाना इंदिरा गांधी के लिए भी इतना आसान नहीं था। नेहरू के समय भी नहीं था। इंदिरा गांधी को हेमवती नंदन बहुगुणा की जगह मुख्यमंत्री नया बनाने के लिए कांग्रेस का ही पूर्ण बहुमत, कांग्रेस का राज्य में पूर्ण बहुमत, केंद्र में इमरजेंसी का समय, फिर भी राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा 1 महीने का। 1 महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद ही नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनवा पाई। लेकिन किसी मुख्यमंत्री को 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। तो बहुगुणा जी की बात मैं फिर याद दिलाता हूँ आपको, कई बार याद दिला चुका हूँ। जब वो 1974 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस को जितवाया और मुख्यमंत्री बने, तो रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आप कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऐसा है कि इंदिरा जी कोई पौधा लगाती हैं तो अगले दिन उखाड़ कर देखती हैं कि जड़ तो नहीं पकड़ रहा। दरअसल वो इंदिरा जी के बारे में नहीं कह रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी के कल्चर के बारे में कह रहे थे। पूरी कांग्रेस का यही कल्चर है। नेहरू से शुरू कीजिए और राहुल गांधी तक आ जाइए, आपको निरंतरता मिलेगी। लगातार राज्य के जो नेता हैं उनको अस्थिर करो, उनको कमज़ोर करो, और अल्टीमेटली उसका नतीजा होता है पार्टी कमज़ोर होती है।
तो पार्टी एक एक राज्य से खत्म होती जा रही है। चुनाव में हार जीत हर पार्टी के साथ होती रहती है। ये कोई अनहोनी या बड़ी बात नहीं है कि कोई हार गया कोई जीत गया, अगली बार फिर जीत सकता है। लेकिन गांधी परिवार ये इंश्योर कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहां हारे वहां दोबारा सत्ता में आने न पाए। और अगला उसका निशाना है कर्नाटक। आप मानकर चलिए कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लौटकर नहीं आने वाली, ये कांग्रेस के नेता अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये जो डीके शिवकुमार अड़े हुए हैं, इसीलिए उनसे कहा जा रहा है कि भाई अभी आपके पास समय है। सिद्धारमैया घोषित कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी कार्यकाल था, लेकिन डीके शिवकुमार को पता है कि 28 में कांग्रेस नहीं आ रही है। और मुझे लगता है कि अगले 15, 20, 25 साल तक कांग्रेस कर्नाटक में नहीं आने वाली, क्योंकि जो पुरानी लीडरशिप है वो खत्म हो रही है, नई लीडरशिप तैयार नहीं हुई है। जो हैं सेकेंड रैंक के नेता, जो दूसरी पीढ़ी के नेता, उनमें आपस में इतनी मार है कि कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। तो वो एक तरह से जो है केकड़ा दौड़ होगी। तो इसलिए कर्नाटक में अब कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए सिद्धारमैया को भी मालूम है, डीके शिवकुमार को भी मालूम है कि सत्ता के यही 2.5 साल बचे हैं। जिसके पास रह जाए उसका नाम अमर हो जाएगा। सिद्धारमैया को लग रहा है कि वो रिकॉर्ड बना सकते हैं। 7-8 जनवरी को वो तारीख है जब वो 7 साल 7 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रह चुके होंगे। इससे पहले केवल देवराज अरस इस पद पर इतने समय तक थे। तो वो एक रिकॉर्ड बनाकर जाना चाहते हैं, अपनी लिगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। और वो देवराज अरस की जो राजनीति थी, अहिंदा की राजनीति, उसी के वारिस हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है। अहिंदा मतलब कई जातियों का गठबंधन, जिसमें दलित, जनजातीय लोग, मुसलमान और कुछ पिछड़ी जाति के लोग, जिस जाति से सिद्धारमैया आते हैं, उनका एक एक गठबंधन सा है, सामाजिक गठबंधन। उसी पर उनकी राजनीति चलती है, उसी पर देवराज अरस ने राजनीति की। लेकिन कांग्रेस को इस सबसे मतलब नहीं है। गांधी परिवार को मतलब है अपने वफादार से। डीके शिवकुमार अब तक बाहर कर दिए गए होते अगर वो गांधी परिवार के वफादार न होते, और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन गए होते अगर गांधी परिवार की इतनी हैसियत होती कि वो अपने फैसले लागू करवा सके। गांधी परिवार की जो ये असहायता है, ये कांग्रेस को और नीचे ले जा रही है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप कर्नाटक का हल होने दीजिए, यानी सरकार गिरने दीजिए। ये सरकार 5 साल चलेगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं लग रही। अगला नंबर आएगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में तो पहले ही चुनाव है, संवत 2027 में। सोनिया, राहुल और प्रियंका वाड्रा तीनों ने तय कर लिया है कि हम जब तक हैं तब तक कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, यानी आफ्टर मी डिल्यूज। मतलब हम खत्म होंगे, हमारी राजनीति खत्म होगी तो कांग्रेस की भी राजनीति खत्म हो जानी चाहिए। वो उसी रास्ते पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को खड़ा करने का, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास राहुल गांधी ने पिछले 21 साल में नहीं किया है, और न उनके बस का है करने का। तो इसलिए इंतज़ार कीजिए कि कर्नाटक के नाटक का पर्दा कब गिरता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।